नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। तो बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या बिहार में शीर्ष स्थान पर है। मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो लाभार्थियों की संख्या है वो बिहार में सबसे अधिक है पूरे भारत में। अगला पॉइंट है, बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय और फिल्म सिटी ये बिहार के राजगीर जिले में बनाई जा रही है। बिहार सरकार ने अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये बिहार का मानचित्र है, तो बिहार को मानचित्र में देख लेते हैं। ये बिहार के मध्य से होकर गंगा नदी गुजरती है और गंगा नदी सबसे अधिक पटना में गुजरती है, 99 किलोमीटर। ये पटना है और पटना बिहार की राजधानी है और पटना गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और ये बिहार का सबसे उत्तरी जिला है। ये पश्चिमी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण से होकर गंडक नदी गुजरती है और गंडक नदी के किनारे बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है, वो महावीर नेशनल पार्क है। तो महावीर नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण जिला में गंडक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर महावीर नेशनल पार्क। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर जो पहाड़ी है वो भी पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। यहाँ से सबसे पहले जो ये गंडक नदी है और ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी सबसे पहले बिहार में मिलती है और इसके बाद गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी के बाद में फिर बूढ़ी गंडक नदी मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी के बाद में मिलती है बागमती नदी और इसके बाद में कमला नदी और इसके बाद में कोसी नदी। और कमला नदी और बागमती नदी ये दोनों नदियाँ कोसी की सहायक नदी है। और फिर सबसे अंत में अर्थात गंगा नदी की बाएं तट से मिलने वाली सबसे आखिरी नदी महानंदा नदी है। ये महानंदा नदी है जो बिहार में मिलती है। ये कोसी नदी है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और इधर से यहाँ ये कैमूर जिला है। कैमूर जिला से होकर यहाँ पर कर्मनाशा नदी आती है। कर्मनाशा नदी गंगा में मिलती है और फिर यहाँ सोन नदी आती है, गंगा से मिलती है। या फिर यहाँ पुनपुन नदी और फिर यहाँ से होकर फाल्गु नदी। जो पुनपुन नदी है, ये पुनपुन नदी है, ये फाल्गु की सहायक नदी है। फिर फाल्गु नदी के बाद में ये कोयल नदी है और फिर कोयल नदी के बाद में ये अजय नदी है। ये कैमूर जिला है और कैमूर जिला में कैमूर पहाड़ी स्थित है। ये गंगा नदी बिहार के मध्य से होकर गुजरती है। जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है ये नाव की आकार की है, अर्थात बिहार का उत्तरी और दक्षिणी भाग उभरा हुआ है और बीच का भाग धंसा हुआ है। जो हिमालयी नदियां हैं और जो छोटा नागपुर पठार की जो नदियां हैं ये दोनों आकर गंगा नदी में मिलती हैं। तो बिहार के जो बीच का भाग है वो धंसा हुआ है और बिहार के जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है ये उभरा हुआ भाग है। इसीलिए जो नदियां हैं वो गंगा नदी में आकर मिलती हैं। ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं
ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। और गंगा में बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी महानंदा नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये किशनगंज जिला है। किशनगंज जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है और बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है और पूर्वी किशनगंज, उत्तरी पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी गया। बिहार का ये जमुई जिला है और बिहार का जमुई जिला में भारत के 44% सोने का भंडार मिला है। बिहार के जमुई जिले में भारत का 44% सोने का भंडार मिला है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार हैं, जो 8वीं बार बिहार के राज्यपाल बने हैं। बिहार के जो गवर्नर हैं विश्वनाथ अर्लेकर हैं और बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की 16 सीट है और विधानसभा की 243 सीट है और विधान परिषद की 75 सीट है। जो हाई कोर्ट है वो पटना हाई कोर्ट है, अर्थात बिहार का जो हाई कोर्ट है ये पटना हाई कोर्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी बढ़कर? तो वो अपना देश भारत है। भारत की जो आबादी है वो 2050 तक जो बुजुर्ग हैं वो 20% हो जाएंगी, कुल जनसंख्या का 20% हो जाएंगे। UNFPA आया है तो इसको समझ लेते हैं कि UNFPA क्या है। तो UNFPA मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड अर्थात संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष आया है तो इसको समझ लेते हैं UNF और PA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्य कार्य है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या जो है इसका मुख्य कार्य है कि जनसंख्या एवं प्रजनन स्वास्थ्य का पूरे विश्व में देखभाल करना और उनकी गतिविधियों को जो होता है उस आंकड़े को एकत्रित करना। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसका जब इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, तो इसका नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कोष था। फिर बाद में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष हुआ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है और चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। अर्थात विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। जैसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो भारत की वर्तमान जनसंख्या है वो 142.86 करोड़ है और चीन की वर्तमान जनसंख्या है वो 142.57 करोड़ है। मतलब जो भारत की जनसंख्या है वो 29 लाख अधिक है। किससे? चीन से। मतलब जो चीन की, ये भारत की जनसंख्या है, ये चीन की जनसंख्या है। तो भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है और चाइना की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। और जब इसमें से इसको घटा देंगे तो 29 लाख फादिल है, मतलब अधिक है भारत की जनसंख्या। अर्थात पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है और दूसरे स्थान पर चाइना है। किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार। अब
अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बन गई है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है, किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। और इसका आयोजन अर्थात इसका मेजबान देश कौन था? पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। भारत ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने 4थी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। और वर्ल्ड जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भारत का मैप है, तो मैप में हम सब भारत को देखेंगे। ये अपने भारत का मैप है। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले हम सब 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो 28 हैं वो राज्य हैं। ये भारत की तटीय सीमा है। और भारत की जो तटीय सीमा है ये गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक है। ये पश्चिमी बंगाल है। जो भारत की तटीय सीमा है ये गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। जो गुजरात का जो तटीय रेखा है, तो गुजरात की तटीय रेखा भारत में सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा है। जो गुजरात की तटीय रेखा है उसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। और सबसे छोटी लंबी अर्थात सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य गोवा है। और दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटीय वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। जो गुजरात का तट है और महाराष्ट्र का तट है और गोवा का, इसे कोंकण तट कहते हैं। और जो कर्नाटक का तट है उसे कन्नड़ तट कहते हैं। केरला के तट को मालाबार तट कहते हैं और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं और जो पश्चिमी बंगाल का तट है इसे डायमंड हार्बर तट कहते हैं। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। ये बांग्लादेश है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, अर्थात भारत 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ये भारत 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है और सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से साझा करता है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं: पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये म्यांमार है। म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ये भूटान है। भूटान से भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल और ये सिक्किम।
ये नेपाल है। नेपाल से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल से। ये चाइना है, चाइना से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चाइना से सीमा साझा करते हैं। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हो गए, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। और अफ़गानिस्तान से केवल लद्दाख सीमा साझा करता है। भारत की सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है, लगभग 106 किलोमीटर, और भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के कुछ हिस्सों में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो मणिपुर राज्य में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ये अफस्पा आया है तो अफस्पा को समझ लेते हैं। अफस्पा का फुल फॉर्म है आर्म, जो अफस्पा का फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसे अफस्पा कहते हैं, और हिंदी में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम कहते हैं। तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा, हम इसे अफस्पा अधिनियम कहेंगे। तो अफस्पा अधिनियम यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 में आया। 1958 में आया। 11 सितंबर 1958 ईस्वी को भारत की संसद ने अफस्पा अधिनियम को पारित किया, और अफस्पा अधिनियम सबसे पहले असम राज्य में जो नागा जनजाति थी, इनके विद्रोह के विरुद्ध सर्वप्रथम लागू किया गया था। और अफस्पा अधिनियम जो लगता है, ये जो अशांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, भारत में जो अशांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं वहाँ पर अफस्पा अधिनियम लगता है। जैसे अफस्पा अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में इसमें लगता रहता है, क्योंकि इसमें अशांति आ जाते हैं, जिसके कारण भारत सरकार इन्हें अशांत क्षेत्र घोषित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप अफस्पा अधिनियम लगाया जाता है। और अफस्पा अधिनियम में जो आर्मी होती है, जो सशस्त्र बल होते हैं, उन्हें विशेष अधिकार मिल जाता है। जैसे बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करना कानून का उल्लंघन करने पर, और कानून का उल्लंघन करने पर किसी को गोली मार देना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और बिना वारंट के तलाशी करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। और ये जो अफस्पा अधिनियम है, ये निरंकुशवादी शासन को दर्शाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड है। फांगनोन क्योन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली सांसद बनी है। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। किस राज्य में? नागालैंड राज्य में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनका मानचित्र है। ये पूर्वोत्तर राज्य का मानचित्र है। पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। ये जितने भी राज्य हैं यहाँ से ये 7 सिस्टर हैं। ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, इन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य हैं। ये भारत है और ये बांग्लादेश है। और ये भारत का राज्य पश्चिमी बंगाल राज्य है। पश्चिमी बंगाल राज्य यहाँ से सीमा बनाता है। ये यहाँ पर पश्चिमी बंगाल राज्य में यहाँ पर ये भारत को और पूर्वोत्तर भारत को, मुख्य भारत और पूर्वोत्तर भारत को ये यहाँ पर जो जुड़ता है, इसे सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं। जो सिलीगुड़ी गलियारा है वो पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ता है। इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है और यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अर्थात भारत को पूर्वोत्तर भारत से सिलीगुड़ी गलियारा जो जोड़ता है, इसकी लंबाई 28 किलोमीटर है और यह पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। और ये पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने अध्यक्ष चुना है? तो शैलेश गुप्ता को मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया ने अध्यक्ष चुना है। ICICI लोम्बार्ड ने संजीव मंत्री को MD और CEO अर्थात MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन SK स्वामी चुने गए हैं। SECI के निदेशक का पदभार जोशित रंजन ने संभाला है और कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षा रमैया को नियुक्त किया गया है। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। अगला पॉइंट है, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा को फंड देने की घोषणा की है। उड़ीसा की रायगढ़ा साल को GI टैग मिला है और उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हो गया है। उड़ीसा राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। अब उड़ीसा राज्य आया है तो उड़ीसा राज्य के बारे में समझ लेते हैं। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा का जो तट है उसे उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट। उड़ीसा में लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट। उड़ीसा में लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। जो उड़ीसा राज्य है इसका जो तट है इसे उत्कल तट कहते हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा में सिमली नेशनल पार्क है और उड़ीसा में चिल्का झील है। जो चिल्का झील है ये भारत की पहली रामसर है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह लैगून झील भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो स्विट्जरलैंड है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड की बात आई है तो हम सब स्विट्जरलैंड को मानचित्र में देखेंगे। स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ये यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है और यूरोप महाद्वीप में स्विट्जरलैंड के बारे में समझेंगे।
ये फ्रांस देश है और ऊपर जर्मनी है, और ये इटली है, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, और ये बीच में स्विट्जरलैंड देश है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। जो फ्रांस है इसकी राजधानी पेरिस है, और जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, और ये इटली है, इटली की राजधानी रोम है, और स्पेन है तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ से यूरोप महाद्वीप है ऊपर की तरफ। तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, और ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मतलब जो जिब्राल्टर जल संधि है ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसीलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। ये इटली का सिसिली द्वीप है, और सिसिली द्वीप के उत्तर में लिपारी द्वीप है। लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और एटना द्वीप, ये जो सिसिली द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर एटना ज्वालामुखी है, और एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और वेसुवियस ज्वालामुखी है, ये भी इटली में स्थित है, ये इटली देश है। ये काला सागर है, और ये तुर्की देश है। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। ये यूक्रेन है, और यहाँ ये रूस है। जो रूस देश है ये यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में है, और ये यूक्रेन है। यहाँ पर ऊपर आते हैं, ऊपर ये बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर से सटे हुए 3 देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। जैसे ये इस्टोनिया और लातविया और लिथुआनिया। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन 3 देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। ये फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। जो फिनलैंड है ये नाटो का 31वां मेंबर देश है। ये स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और ये नॉर्वे है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ पर डेनमार्क है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ आइसलैंड है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और ये आइसलैंड, इन 5 देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और ये आइसलैंड, ये 5 देश आते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। जो इंग्लिश चैनल है ये उत्तरी सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर को जोड़ता है। और यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम है और ये स्पेन है। तो यूनाइटेड किंगडम और स्पेन को अलग करता है। मतलब जो इंग्लिश चैनल है ये उत्तरी सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा है। आरती साहा पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा? तो बिहार राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में मिलेगा। बिहार राज्य की बात आई है
तो बिहार राज्य को हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने कैमूर जिले को भी समझ लिया था, तो वहीं कैमूर जिले में, बिहार राज्य के कैमूर जिले में दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है और बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए राजगीर जिले में खेल विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी ये सब बनाई जाएंगी। और बिहार राज्य ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला मात्र एक राज्य बिहार है, जिसने सबसे कम उधार लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? तो 2018 एवरीवन इज हीरोज, 2018 एवरीवन इज हीरोज को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया गया है। जो 2018 एवरीवन इज हीरोज फिल्म है, ये मलयालम फिल्म है और मलयालम केरल की भाषा है, मतलब ये केरला मूवी है। जो एवरीवन इज हीरोज 2018 है, ये केरल की मूवी है और ये 5 मई 2023 को रिलीज हुई थी। और इसके निर्देशन करता हैं ये एंथनी जोसेफ हैं। एंथनी जोसेफ 2018 एवरीवन इज हीरोज के निर्देशन करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश को समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन है ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बने थे। तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो पूरे भारत में अर्थात उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। इसलिए ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तब भी सुचेता कृपलानी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तब भी सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो सरोजनी नायडू बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। तो ये सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल है। ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल या पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू, और पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल तब भी सरोजनी नायडू। और उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और न्यायालय इलाहाबाद है और खंडपीठ लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 है, 403 सीट विधानसभा की है और विधान परिषद की 100 सीट है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है, सबसे पूर्वी बलिया जिला है और सबसे पश्चिमी शामली है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश राज्य ने गोंडा में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार है वो गोंडा जिले में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार पहला ई-ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने लगातार दूसरे वर्ष
परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे अधिक कैंसर के मामले में उत्तर प्रदेश पाए गए हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा जो कैंसर के मामले पाए गए हैं वो अपने उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडीबी ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भार्गव दास गुप्ता को एडीबी ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? भार्गव दास गुप्ता को। जो एडीबी है, तो एडीबी के बारे में समझ लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और एडीबी में 68 सदस्य देश हैं। एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है और एडीबी के जो अध्यक्ष हैं वो आसाकावा हैं। एडीबी के जो उपाध्यक्ष हैं वो अशोक लवासा हैं। जो अशोक लवासा हैं ये भारतीय हैं। अशोक लवासा भारतीय हैं। अगला पॉइंट है आईसीसी लोम्बार्ड ने संजीव मंत्री को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन एस के स्वामी चुने गए हैं और एसईसीआई के निदेशक का पदभार जोशित रंजन ने संभाला है। कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष रक्षारामैया को नियुक्त किया गया है और नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ब्राइब्रेट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राइब्रेट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है। ये जो ब्राइब्रेट गुजरात है इसको समझ लेते हैं। ब्राइब्रेट गुजरात मतलब ये जो निवेशक है तो व्यापार के निवेशक से संबंधित है। ब्राइब्रेट गुजरात जो है ये निवेशक से संबंधित है और इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। अर्थात ब्राइब्रेट गुजरात का जो संबंध है वो निवेश से है और ब्राइब्रेट गुजरात का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में समझ लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की मुख्यमंत्री तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में कांकरिया झील है और काकरापार परमाणु संयंत्र है। गुजरात के खंभात की खाड़ी में 4 नदियाँ गिरती हैं। सबसे पहले साबरमती नदी गिरती है, फिर माही नदी, फिर नर्मदा नदी, फिर ताप्ती नदी। जो साबरमती नदी है उसके किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है और ताप्ती नदी के किनारे सूरत है और ताप्ती नदी पर गुजरात में उकाई बांध परियोजना स्थित है। उकाई बांध परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो वास्तुकार हैं राम सुतार हैं, इसको L&T कंपनी ने बनाया था और ये नर्मदा नदी के किनारे है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और गुजरात में डांडिया और गरबा नृत्य है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर अर्थात एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैंग्स एंड विगल्स का विमोचन किया गया है? तो विजय राघवन ने टेल्स फ्रॉम द ऑफ होम वैंग्स एंड विगल्स पुस्तक लिखा है। अगला पॉइंट है लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है
अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आरबीआई आया है तो आरबीआई के बारे में समझ लेते हैं। ये आरबीआई है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं। 1934 ईस्वी में हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन, तो रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई अधिनियम 1934 आया। रिपीट कर लेते हैं, हिल्टन यंग आयोग या रॉयल कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई अधिनियम 1934 आया, जिसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कोलकाता था। फिर 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई लाया गया। फिर 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और आरबीआई का वर्तमान जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ है पहले गवर्नर, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। जो आरबीआई है ये 1 रुपये का नोट छोड़कर 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक नोट जारी कर सकती है। अर्थात जो आरबीआई है वो 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक नोट जारी कर सकती है। जो 1 रुपये का नोट है इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है या भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और जिस पर सिग्नेचर वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। जो आरबीआई का लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक है। अर्थात आरबीआई का जो लेखा जोखा कार्य होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो क्लास पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।